अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारे पास आईकॉन पार्ट वन के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज का लास्ट जो है वो पार्ट चल रहा है। और ये है हमारा अकाउंटिंग साइकिल से रेलेवेंट, यानी कि ज़्यादातर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है। तो चलें इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अब देखें ये जो एमसीक्यू है ना, ये ताल्लुक रखता है हमारे अकाउंटिंग साइकिल से। अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास ये प्रोसीजर्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरलाइजिंग, फिर लेजर बनाते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एडजस्टमेंट बनाते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, ये सारा सीक्वेंस है। फिर रिवर्सिंग एंट्री पे खत्म होता है, फिर दोबारा जनरलाइजिंग से शुरू हो जाता है। तो इसी बारे में ये एमसीक्यू पूछ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज क्या कहलाता है, ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। तो हम इसी वजह से अकाउंटिंग साइकिल पे लगाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड तो वो पीरियड होता है जिसके बाद आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको मालूम है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और क्लोजिंग प्रोसेस की मदद से हम अकाउंट्स जो है ना, वो नॉमिनल अकाउंट्स वो हम क्लोज करते हैं। तो इसी वजह से सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर अकाउंटिंग साइकिल को ही कहते हैं। द स्टेटमेंट दैट शोज द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो क्या कहलाता है। देखें अभी मैं आपको, ये आप देखें, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है पूरा। ये आपकी रेवेन्यूज को भी शो करता है, एक्सपेंसेस को भी। सबसे पहले आपकी रेवेन्यू आ गई, ये रेवेन्यू सेक्शन है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सबसे बड़ा एक्सपेंस, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके ये एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस को शो करता है वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये यही पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस किस में शो होते हैं, तो हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट में शो होते हैं। बैलेंस शीट में तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल शो होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एक्सपेंस है, इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री और ये परचेजेस वगैरह शो होते हैं। ट्रायल में इसमें सारे अकाउंट्स शो होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से स्टेटमेंट में शो होते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इफ प्रॉफिट इज जीरो एंड एक्सपेंसेस आर 10,000, द रेवेन्यू विल बी। अब देखें ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ये मेरा फॉर्मेट है। सही। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है ना, दोबारा देख लें आप, वो कह रहा है कि प्रॉफिट जीरो है, यानी प्रॉफिट अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, ये जीरो प्रॉफिट है। सही। तो एक्सपेंसेस और हमारे कितने हैं, एक्सपेंसेस है 10,000। तो एक्सपेंसेस आप कर दें 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 लेस करने के बाद जीरो आया। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा कितना होगा, 10,000 ही होगा ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करते हैं। मतलब इसको अगर हम इस तरीके से बनाने चलें, इसको हम इस तरीके से बना लें कि हम बोलें कि भाई रेवेन्यूज हैं और इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं ना हमें, एक्सपेंसेस। तो अगर हमारी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो आ रहा है जीरो, तो जीरो आने का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000 माइनस। तो इसका मतलब है हमारी रेवेन्यू भी कितनी होगी, 10,000 ही होगी ना। 10,000 रेवेन्यू में से 10,000 के एक्सपेंस लेस करोगे तो प्रॉफिट जीरो आएगा। तो यही एमसीक्यू वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, कि अगर प्रॉफिट जीरो है, एक्सपेंसेस 10,000, तो रेवेन्यू कितनी होगी, तो रेवेन्यू भी 10,000 होगी भाई। सही है भाई। ओके। फोर में क्या है, द स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो एक ही स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, वो क्या कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। तो देखें इसके अंदर ये हमने बैलेंस शीट की डेफिनेशन दी हुई है कि एक बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्या क्या चीजें बताकर, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी बताकर। तो इसी वजह से ये जो हमारा ऑप्शन है ना कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा जो है वो स्टेटमेंट बताता है, तो वो बैलेंस शीट बताता है। सही। इसके बाद आगे चलते हैं। ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। देखिए अगर आप बैलेंस शीट बनाएं तो ड्राइंग कहाँ पर आती है, तो मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग कहाँ पर आप शो करते हैं। ये अगर आपकी बैलेंस शीट ये आ गई, तो ड्राइंग अगर यहाँ पर होती ना, तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करके सब टोटल लिखते हैं, फिर इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग ऑनर सिक्योरिटी में से लेस होती है, क्योंकि वो ऑनर के राइट को क्या करती है, कम करती है। इसी वजह से हम कहेंगे कि बैलेंस शीट में ड्राइंग कहाँ पर आती है, ऑनर इक्विटी सेक्शन में आती है और ऑनर के राइट में से लेस होती है। ओके। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 80%। अब देखिए इस एमसीक्यू को समझने के लिए ना आपको थोड़ी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। तो आइए उस कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मैंने एक कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। इसमें सेल्स 2 लाख है, 2 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करा, प्रॉफिट आ गया 40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट लिख दी मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट लिख दी। 40,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके लेस हो गए कितने, 15,000। तो आपका प्रॉफिट आ गया कितना, 25,000 रुपये। अब अगर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो सब चीजों की परसेंटेज किस पर निकलेगी, सेल्स पर।
सेल्स खुद क्या होती है 100%, सेल्स होती है 100%, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज इसमें निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, आप ये जो आपके पास ये है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज आ गई 80%। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, जाहिर सी बात है 100% सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% होगा। इसकी परसेंटेज भी ऐसी निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए आपको परसेंटेज मिल गई किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट की। यानी कि 100% में से 80% क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 20% का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस की परसेंटेज भी सेल्स पर निकाल सकते हैं, यानी कि 15,000 को डिवाइड करेंगे आप किससे, सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ गया कि 8% जो है ना ये सेल्स है, सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और प्रॉफिट की परसेंटेज भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, सेल्स से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हर चीज की परसेंटेज यानी 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, 18% सेल्स का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 13% हमारा सेल्स का क्या है, नेट इनकम। सही है, नेट इनकम सेल्स का 13% है। अब हमें करना क्या है, 2 मिनट, इसको हम दो हिस्से में ले लेते हैं। 13%, हाँ ये आ गया सही बिल्कुल, 80%, 20%, 7.5% और 12.5%। अब अगर मैं ये आपको परसेंटेजेस दे दूं मिसाल के तौर पर, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये आपके पास जो है वो ये अमाउंट मैं आपसे गायब कर दूं सारे, और मैं कहूँ 2 लाख की सेल्स है बस, और ये परसेंटेज दे दूं, तो आप 2 लाख पर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर देंगे 80%, मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100, तो देखें आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ गया। इसी तरीके से अगर आप 2 लाख पर ये 20% लगाएं, यानी अप्लाई करें 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो देखें आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 40,000। इसी तरीके से 2 लाख पे आप 7.5% अप्लाई करें, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ये 15,000 आ गया। यानी ये जो सारी परसेंटेज है सब किस पर लगेंगी, सेल्स पर लगेंगी। सेल्स पर लगेंगी तो ये जो अमाउंट है ये आपको मालूम चल जाएंगे अगर ये अमाउंट आपको पता ना हो। अब एक बात और सुने, अगर आपको ये अमाउंट पता हो, फॉर एग्जाम्पल 25,000, और सेल्स पता ना हो, तो इस 25,000 पर ना आप इस सेल्स के परसेंटेज का रेसिप्रोकल लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और डिवाइड 12.5 से करेंगे, तो सेल्स का अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। नहीं अगर आपको सेल्स का अमाउंट चाहिए और 1 2 3 4 इनमें से कोई, इनमें से अमाउंट दिया हुआ कोई, तो इस पर इनकी अपनी परसेंटेज का रेसिप्रोकल लगाएंगे। तो दोबारा सेल्स दी हुई हो तो ये परसेंटेज सीधी सीधी लगाओ, ये सारे अमाउंट आ जाएंगे। और अगर ये 4 अमाउंट में से कोई अमाउंट दिया हुआ तो ये जो इसकी परसेंटेज है इसको रेसिप्रोकल करके लगाएंगे तो सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे मिसाल के तौर पर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें, आप मुझसे कहें ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आप हमें निकाल के दिखाएं, तो आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की परसेंटेज कितनी है 7.5, तो इसको उल्टा करके लगाएं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15,000 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, इन्हें उल्टी करके लगाएंगे ना। 2 मिनट, 15,000 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखें 2 लाख आ गया। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं, 40,000 पे लगा लें आप, 40,000 पर को डिवाइड करें किससे, 20 से, और मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो देखें आपका अमाउंट आ गया 2 लाख। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, आए वापस, बोले अगर ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है जो कि सेल्स का 20% है, यानी अगर हम इसी को जाके देखें, यही वाली चीज बनाए हम, सही है, ये बिल्कुल यही बन गया, बल्कि वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 20% है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट वो चेंज कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट इसने क्या बोला है, अमाउंट इसने बोला है 80,000, तो बोला है आप सेल्स का अमाउंट बताएं, तो जो 80,000 है ना आपका, 20% बोल रहा है ना, आप ये अमाउंट जो 40,000 है इसकी जगह पे 80,000 लिख देंगे। 80,000 पर ग्रॉस प्रॉफिट की अपनी परसेंटेज का रेसिप्रोकल लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, उल्टा करके लगा दिया। तो देखिए सेल्स का अमाउंट आ गया 4 लाख, यानी अगर यहाँ 80,000 होता तो यहाँ 4 लाख आता, ये मतलब है इसका। तो आप यहाँ पर देखें ये 4 लाख आपका ऑप्शन हो। तो अगर सेल्स पूछ रहा है ना तो परसेंटेज आप 80,000 पे ये उल्टी करके लगा देंगे, और अगर सेल्स दे दे और ये ग्रॉस प्रॉफिट पूछे तो फिर आप सीधी परसेंटेज लगाएंगे। इन शॉर्ट क्या हुआ, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है तो परसेंटेज सीधी लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और परसेंटेज दी हुई है तो ये परसेंटेज उल्टी करके लगाओ,
यानी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 और सेल्स का अमाउंट निकालो. ओके, दिस इज शोन एज अ नॉन करेंट एसिड इन द बैलेंस शीट. तो देखें करेंट एसिड और नॉन करेंट एसिड में क्या फर्क है. करेंट एसिड ऐसा एसिड होता है जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए या मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाए. और नॉन करेंट एसिड क्या होता है, जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग में एक्सपायर हो. तो बोला इनमें से नॉन करेंट एसिड बताओ. तो देखिए कैश तो नॉन करेंट एसिड नहीं है, ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड कैश में ही कन्वर्ट हुआ होता है. प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस होता है, ये एक ही अकाउंटिंग में मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाता है. अकाउंट रिसीवेबल करेंट एसिड है, एक ही अकाउंटिंग में मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाता है. मशीनरी एक ही अकाउंटिंग में एक्सपायर नहीं हो सकती, तो ये नॉन करेंट एसिड. 8, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर दीस अकाउंट्स आर क्लोज. अब देखें क्लोजिंग एंट्री के बारे में पूछ रहा है. तो देखिए क्लोजिंग एंट्री में ना दो किस्म के अकाउंट हो जाते हैं. वैसे तो 5 अकाउंट होते हैं, 2 किस्म के अकाउंट बन जाते हैं. एक कहलाता है रियल या परमानेंट अकाउंट, उसमें एसेट लायबिलिटी और कैपिटल होता है. और दूसरा होता है नॉमिनल और टेम्पररी अकाउंट, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंस और ड्राइंग है. तो ये 3 अकाउंट क्लोज किए जाते हैं. ये 3 टाइप के अकाउंट क्लोज नहीं किए जाते, ये वाले और ये वाले क्लोज हो जाते हैं. तो ये क्या बोल रहा है, कौन सा अकाउंट क्लोज होता है. तो देखिए हमारे पास कौन कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं. दोबारा देखें आप, रेवेन्यू एक्सपेंस ड्राइंग. तो आप देखें इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस ड्राइंग कहां पर लिखा हुआ है. रेवेन्यू एक्सपेंस है. लायबिलिटी ऑनर इक्विटी एसेट क्लोज नहीं होते, अभी हमने देखा. लायबिलिटी ऑनर इक्विटी और एसेट क्लोज नहीं होते. सही. नेट इनकम में अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करें तो क्या आएगा. अब आए जरा उसी फॉर्मेट में. ये नेट इनकम है, इसमें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर दो, यानी 25 में 15 ऐड कर दो, 40 आएगा. और 40 क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट. समझ आई बात. तो नेट इनकम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. इस तरीके से ना आपको ये फॉर्मेट याद करना है. इस फॉर्मेट की मदद से ही आप इसको इजीली कर सकते हैं. ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस आर क्लोज बाय. लेकिन जब क्लोजिंग एंट्री हम बनाते हैं ना, तो हम करते ही हैं कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को ना इनकम समरी में क्लोज करते हैं. फिर इनकम समरी का बैलेंस हम कैपिटल में डालते हैं, जबकि ड्राइंग को हम डायरेक्ट कैपिटल में क्लोज करते हैं. मैं आपको एक क्लोजिंग एंट्री दिखाता हूँ. क्लोजिंग एंट्री ड्राइंग यहाँ पर होगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये देखिए, ये रेवेन्यूज के अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं इनकम समरी में, ये एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज हो रहे हैं इनकम समरी में. कॉन्ट्रा रेवेन्यूज भी, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी हमारी इनकम समरी में क्लोज होती है. और यहाँ पे देखेंगे इनकम समरी कैपिटल में जा रही है. अगर ड्राइंग होती ना हमारे पास, तो ड्राइंग डायरेक्ट कैपिटल में जाती है. और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ भी दी हुई है कि सबसे पहले हम सारे रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करते हैं कहाँ पर, इनकम समरी में. उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज करते हैं इनकम समरी में. फिर ये बोल रहे हैं कि इनकम समरी के अकाउंट को क्लोज करते हैं किसमें, कैपिटल में. अब फिर अगर ड्राइंग का अकाउंट है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, अगर ड्राइंग का अकाउंट है तो वो डायरेक्ट कैपिटल में क्लोज होता है. सही. अब आए ऑनर पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब ड्राइंग किसकी मदद से क्लोज होते हैं, डायरेक्ट आप ऑनर इक्विटी में क्लोज करेंगे. सही. दिस अकाउंट इज इररिलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब आ जाए जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें पहले बिगनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है, तो यहाँ मेंशन नहीं हुई है, बिगनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए होती है. परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रेड इन वगैरह, नेसेसरी पेमेंट, एंडिंग इन्वेंट्री, ये सब यूज होती है. तो क्या कौन कौन से अकाउंट्स हैं इसके अंदर, बिगनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रेड इन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, नेसेसरी पेमेंट है ये, एंडिंग इन्वेंट्री. ये बोल रहा है कौन सा अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आता. तो देखिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आता, ये रेवेन्यू में आता है. ऊपर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये पोर्शन है, ये रेवेन्यू में आता है. इसी वजह से हम बोलेंगे कि सेल रिटर्न एंड अलाउंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यूज नहीं होता. कि कैरिज इन ट्रांसपोर्टेशन में कहते हैं ये आया था, परचेज आया था, और इन्वेंट्री बिगनिंग एंडिंग दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती है. सैलरी एक्सपेंस नॉट येट पेड, ये देखिए अब ये एडजस्टमेंट से मुतालिक पूछ रहे हैं. तो अगर आपने सैलरीज पे नहीं की लेकिन वो इनकर हो चुकी हैं, तो हम कहते हैं एक्रूड सैलरी या अनपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये एडजस्टमेंट में आपको करवाया गया था. एक्रूड सैलरी भी बोल सकते हैं, अनपेड सैलरी भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हैं. सही है. तो इसमें ये बोल रहा है कि किस क्या कहते हैं उसको, तो हम बोलेंगे एक्रूड सैलरी. एक्रूड मतलब लायबिलिटी है, एक्रूड सैलरी मतलब वही सैलरी पेबल कि हमने पे नहीं किया है. प्रीपेड सैलरी का तो मतलब तो एडवांस होता है. अनअर्न्ड सैलरी, ये तो लायबिलिटी दूसरी वाली है कि अभी हमने सैलरी रिसीव की और हमने सर्विस अंजाम नहीं दी. तो अगर हमने एक्सपेंस इनकर किया, पे नहीं किया, तो उसे एक्रूड सैलरी कहते हैं. क्लोजिंग एंट्री की मदद से हम कौन से अकाउंट को क्लोज करते हैं, ये पूछ रहा था. अभी हमने देखा था कि क्लोजिंग एंट्री की मदद से हम क्लोज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस और ड्राइंग के अकाउंट को. तो क्या बोल रहा है ये, रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट को, ये तो पहले भी आ चुका है. कैपिटल एसेट लायबिलिटी क्लोज नहीं होती. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये पूछ रहा है. तो अभी अब देखें, हमने बताया था आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे.
तो इसमें कहाँ है, ये रहा ये ऑप्शन, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके ही ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इफ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल, मतलब क्या है ये, अब दोबारा है, ये कह रहा है ये सेल है ना, अगर यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो 2 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, इफ नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल देन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, यही ऑप्शन हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम, ये जब कब हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट इनकम कब हो सकता है। एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है और नेट इनकम भी 40,000 है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 0 होगा। सही है, तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0 है तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट इनकम बराबर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। ग्रॉस प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट, ये दोनों बातें तो हो सकती है, ये इसका कोई कॉन्सेप्ट से ताल्लुक नहीं है। ये तो डिपेंड करेगा किस पर, ये तो डिपेंड करेगा किस पर, सेल्स के अमाउंट पर। अगर सेल्स का अमाउंट 2 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 1,60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखे ना कम हो गया ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। और अगर सेल्स का अमाउंट यहाँ पर होता 5 लाख, फिर 1,60,000 में से लेस करते, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट खुद बहुत ज्यादा आता, 3,40,000 था हमारा कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तो सेल्स के अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसी वजह से इन ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को तो छोड़ दें आप। तो नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 0 है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिस ओवर रेवेन्यू, मतलब एक्सपेंसिस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है तो लॉस होगा ना, और अगर एक्सपेंसिस कम और रेवेन्यू ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नेट इनकम इज ट्रांसफर टू, देखें अभी हमने आपको बताया था क्लोजिंग प्रोसेस में कि आप नेट इनकम, बल्कि क्लोजिंग प्रोसेस को छोड़ें, आप एक दूसरी जगह से मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पर है, यहाँ। तो देखें सोल प्रोप्राइटरशिप में हम करते क्या है, हम ऑनर के राइट में इजाफा 2 वजूहत की बिना पर करते हैं, इन्वेस्टमेंट और नेट इनकम। तो नेट इनकम कहाँ जा रही है, ऑनर के राइट में ऐड हो रही है। इनका इन्वेस्टमेंट क्या जा रही है, ऑनर के राइट में ऐड हो रही है, यानी कैपिटल में ऐड हो रही है, जबकि ऑनर के राइट में ड्राइंग और नेट लॉस लेस होता है। तो ये पूछ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में कहाँ गया, सोल प्रोप्राइटरशिप में नेट इनकम किस में ट्रांसफर होती है, तो हम बोलेंगे भाई कैपिटल में ट्रांसफर होती है। कैपिटल में नेट इनकम भी ट्रांसफर होती है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर होती है, कैपिटल में से ड्राइंग लेस होता है और कैपिटल में से लॉस लेस होता है। ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे कैपिटल में ऐड होगा। इसके बाद रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इज 60,000, मतलब रेवेन्यू 60,000 है और लॉस 15,000 है, तो एक्सपेंसिस बताओ। अब देखें इसमें आ जाए आप, यानी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रेवेन्यू 60,000 है, मतलब आप यहाँ पे 60,000 रख दें, रेवेन्यू 60,000 है। अच्छा, तो इसके बाद ये क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है लॉस 15,000 है, मतलब इनको लॉस हुआ है 15,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 की रेवेन्यू थी, इतने एक्सपेंसिस हुए कि लॉस में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसिस ज्यादा होंगे ना, यानी एक्सपेंसिस हमारे 75,000 होंगे। 75,000 एक्सपेंसिस होने की वजह से हमारा लॉस, जो नेट प्रॉफिट नहीं है बल्कि नेट लॉस है। तो अगर एक्सपेंस ज्यादा हो तो जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा उतना लॉस होगा ना। तो रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंस लेस किया तो 15,000 का लॉस आ गया, तो इसका मतलब है एक्सपेंसिस हमारे कितने होंगे, 75,000 रुपये होंगे। 60 में से 75 लेस करेंगे तो 15,000 का लॉस आ जाएगा। सही, तो इसका मतलब है कि हम रेवेन्यू और लॉस को ऐड करें तो हमारे एक्सपेंसेस बनते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, तो एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो एक्सपेंसेस देखें हमारे 75,000 होंगे। जाहिर सी बात है, 60,000 का प्रॉफिट रेवेन्यू थी, 15,000 का लॉस हो गया, इसका मतलब 75 के एक्सपेंसिस हमने पे किए, ज्यादा पे किए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पर आता है, हम देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हम देख के आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो ये पूरा सेक्शन है कहाँ आता है, इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट में आता है। ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यू है, ये तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको पता होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में ही आता है। द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, मतलब ये असल में ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट होती है। अब इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, सेल में से नेट प्रॉफिट लेस कर लो। अब देखें इधर आए आप, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या है। एक तो ये तरीका है कि आप जो है ना ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैटर्न पूरा बनाएं, ये इस लिहाज से नहीं पूछ रहा, ये थोड़ा कैलकुलेशन के लिहाज से पूछ रहा है, इस लिहाज से। देखिए सेल 2 लाख है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 40,000। सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं तो ये आ जाएगा 1,60,000, ये इस लिहाज से पूछ रहा है कि भाई सेल 2 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट लेस करें 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सेल में से लेस करें ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला ऑप्शन आ गया हमारा। अब ये ना आपको ये फॉर्मेट की मदद से करना पड़ेगा, अपने पास आप फॉर्मेट बना लें, जिस भी किस्म का एमसीक्यू पूछ रहा है उसमें उसको आप इधर से देखें कि भाई वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इस तरीके से आप कर लें इसको। सही। अच्छा, हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए,
टोटल आई थिंक इसके 80 एमसीक्यूज हैं अकाउंटिंग साइकिल के। तो इसको हम आप आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।